हाँ, सर कैसे चालू कर रहे हो? हाँ बेटे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो बेटे क्या है, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या कई बुक्स में इसका नाम इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। देखो कैसा बिहेवियर होता है, बेसिकली करंट होता क्या है, देखो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। एवरेज करंट की अगर बात हो तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, where what is delta Q? Charge that flows through a given cross section in delta t time. डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू। तो एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो होगा वो हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, और 1 कूलम पर सेकंड। अगर किसी क्रॉस सेक्शन ऐसा है कि एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे वो किसके बराबर है, 1 एम्पियर करंट के बराबर। 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट। 1 कूलम पर सेकंड करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब करंट को हम डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते सर लास्ट पेज का नहीं लिखा, लिखो। हैं। हाँ बेटा,
डन सर। हो गया बेटे। सर करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी को कितना टाइम लगेगा, मतलब कब तक? अरे अभी चालू तो होने दो यार, तुम अभी से खत्म की बात कर रहे हो। वैसे 6 to 7 लेक्चर्स तो लगने चाहिए कम से कम, है ना। इंस्टेंटेनियस करंट को क्या बोलते हैं? यहाँ पर आप dq को क्या समझ सकते हो? dq इज चार्ज इन कूलम that flows through a given cross section in dt time। dt टाइम में जो गिवन क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो होता है वो क्या है? दैट इज dq। या चार्ज को बेसिकली अगर चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आप यूँ भी समझ सकते हो कि उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो करंट आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो dq is equal to I dt where I is current at some general time t। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? जो भी टाइम की लिमिट आप लगाओगे उस टाइम इंटरवल में फ्लो करने वाला चार्ज। मान लो इसको t1 से t2 अगर इंटीग्रेट कर दूं तो q क्या हो जाएगा? q इज चार्ज फ्लो इन टाइम इंटरवल t1 to t2 in time interval t1 to। and what is I? I is instantaneous current। और करंट एट टाइम t। अच्छा देखो बच्चों, आप क्या है इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया जाए
कैसा ग्राफ बनाया जाए? करंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा? जो ये एरिया ऑक्यूपाई करेगा विद द टाइम एक्सिस, वो आपको क्या दे देगा? चार्ज फ्लो। या करंट के बारे में एक चीज और हमें समझनी है कि करंट इज अ स्केलर। करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अच्छा, जब भी बेटे हम चार्ज करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो करंट डिफाइन करते समय कन्वेंशन लिया जाता है क्या? कि current in the direction of flow of positive charge is always taken as positive. Current in the direction of flow of positive charge is taken as positive. Or current in the direction of flow of negative charge is taken as, of course, negative. है ना? जैसे देखो क्या है, ये नोट कर लिया सबने बच्चे? सर इसके पहले कौन सा पेज है क्या? हाँ, ये पेज सर नंबर वो 2 है ना। सर वो दिखा सकते हो आप? हाँ, दिखा तो सकते हैं। सर आई के नीचे वो ओ और वी क्या है? इसके नीचे बेटे आई के नीचे ओ और वी लिखा है आई के सब्सक्रिप्ट में। एक मिनट। पहली इक्वेशन। ये हाँ सर। एवरेज, दिस इज एवरेज करंट। ओके सर।
डन सर। हो गया बच्चों? देखो जैसे इसमें क्या है, मान लो कोई हमसे कहे कि 1 mole electrons flow through a cross section per minute towards west, and 1 mole of helium plus ions flow through the same cross section towards east. Flow through the same cross section towards east. Find the current that flows through the given cross section. Find the current that flows through the given cross section. HE++ क्या है? क्या बोल रहे हो बेटे? HE पे 2 बार प्लस He++ का मतलब क्या है भाई? एक हीलियम के में से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो उसके पास कितना चार्ज बचा? 2 प्रोटॉन्स के बराबर का चार्ज बचा उसके पास, है ना? देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे, हमें आंसर अगर एम्पियर्स में निकालना है तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि कितना कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है अल्टीमेटली। तो देखो क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वेस्ट में, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। लेकिन ये कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं? 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में कितने फ्लो कर रहे होंगे? हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटे? ये इसको हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 10 डाल देते हैं, और ये 10 की पावर 22 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा
-1.6 इंटू 10⁻³ कूलम पर सेकंड चार्ज फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। या इसको इक्विवेलेंटली हम +1.6 इंटू 10⁻³ कूलम पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ड्यू टू हीलियम प्लस प्लस आयंस कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, वो भी 1 मोल ही है। और उसके एक हीलियम के पास चार्ज कितना है, एक हीलियम के पास चार्ज है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, वो भी 1 मोल फ्लो कर रहा है तो 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय, ये 1 मिनट में फ्लो कर रहा है तो 1 सेकंड में इतना इतना कूलम पर सेकंड आ जाएगा। और ये आएगा किधर, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। तो फिर से ये 10 बार कैंसिल हो जाता है, ये 10⁻²2, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 10⁻³ आ जाएंगे। तो 3.2 इंटू 10⁻³ है ना, 3.2 इंटू 10⁻³ कूलम पर सेकंड फ्लो हो रहा है किधर, टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ ये इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻³ प्लस 3.2 इंटू 10⁻³ इतना कूलम पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। सर पर डायरेक्शन अलग रहेगा तो चार्ज। ईस्ट ईस्ट ईस्ट, सॉरी, ये भी ईस्ट ही आएगा। हाँ बोलो बेटे। सर अगर हम लोग ईस्ट लेंगे मतलब तो दोनों का डायरेक्शन डिपेंड करेगा ना, अगर ईस्ट में रहेंगे तो दोनों ईस्ट में ही रहने चाहिए, वेस्ट में रहेंगे तो दोनों वेस्ट में ही रहने चाहिए। हाँ, तो मैंने क्या किया देखो भाई, आप ऐसा, आप यूं समझ लो इसको कि मैंने क्या किया, टोटल करंट अपन कैसे लिखेंगे, टोटल करंट हो जाएगा करंट ड्यू टू हीलियम प्लस प्लस में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्योंकि ये फ्लो हो रहा है ईस्ट की तरफ और ये फ्लो हो रहा था वेस्ट की तरफ। अब करंट ड्यू टू हीलियम प्लस प्लस कितना है, 3.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ टुवर्ड्स। ये बात समझ में आई बेटे। सर इसे करंट वेक्टर ड्यू टू He2 प्लस और प्लस करंट वेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। नहीं, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे लिखाया है तुमको। करंट कैसा है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन, डायरेक्शन तो चलो अपन बोल भी देते हैं, लेकिन जो वो लॉस फॉलो करता है वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है एडिशन के, वो कैसे लॉ फॉलो करता है, स्केलर लॉ ही फॉलो करता है। इट ओनली फॉलोज स्केलर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन।
सर इसका आगे वाला पेज दिखाओ ना। हाँ बेटे, चलो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्शन को हमने मतलब इम्पोर्टेंस दिया ना कि वेस्ट में था, फिर उसका इक्विवेलेंट ईस्ट में लिख दिया पॉजिटिव साइन करके। हाँ बेटे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी, एक बार फिर से बोलो। सर ये क्वेश्चन में देखा जाए तो डायरेक्शन को ही मतलब इम्पोर्टेंस दिया है ना, मतलब वेस्ट में नेगेटिव था तो ईस्ट में पॉजिटिव कर दिया फिर। हाँ, डायरेक्शन, डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है तो सही, लेकिन क्या है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे कोई आपसे ऐसा कहे कि अम, ये समझो कि इधर से 2 एम्पियर करंट आया या 3 एम्पियर करंट आया, और इधर से मान लो 4 एम्पियर करंट आया, और ये दोनों मिलकर के इस वायर में जा रहे हैं। तो अब इस वाले वायर में जाने वाले करंट की क्या वैल्यू होगी? तो आई को हम सिंपली लिखेंगे 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, 7 एम्पियर। ऐसा नहीं करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की तरह से ऐड कर दें, √3² प्लस 4² कर दें साहब, 90 डिग्री एंगल है तो। समझा सर। समझ में आई बात? अच्छा एक बात और है, ये जो हमारा आंसर आया 4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर, इसको आप -4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर टुवर्ड्स वेस्ट ऐसा भी लिख सकते थे। डन सर। सीधी सी बात है बेटे कि नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को पॉजिटिव माना जाता। ठीक है, लास्ट पेज देखना चाहते हो, ये रहा। देखो मान लो कोई हमसे कहे कि द चार्ज Q that flows through a wire in time t is given by Q is equal to 1 plus 2t plus 3t square coulomb, where t is time in seconds. तो हमें पता करना है, find the
current that flows through the wire at t equal to 5 seconds. Also find average current from t equal to 0 to t equal to 5. Find average current from t equal to 0 to t equal to 5 seconds. अब देखो बेटे क्या रिलेशन होता है, करंट तो होता है dq बाई dt के बराबर, है ना। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, d बाई dt ऑफ q 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2t का डिफरेंशिएशन 2, 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 60। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 60 एम्पियर। अब करंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6 इंटू 5 यानी कि 32 एम्पियर का करंट आ जाएगा। और एवरेज करंट पता करना है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो देखो t इक्वल टू 0 तक में ही कितना चार्ज फ्लो कर गया, 1 कूलम चार्ज तो t इक्वल टू 0 तक ही फ्लो कर गया। t इक्वल टू 5 सेकेंड तक अगर देखें तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हो गया था, 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 10 प्लस 75, 86 कूलम तब तक फ्लो कर गया। तो चार्ज जो 0 से 5 सेकेंड में फ्लो किया वो कितना आएगा, 86 माइनस 1 यानी 85 कूलम का चार्ज 0 से 5 सेकेंड में फ्लो किया। तो करंट कितना आ जाएगा भाई, करंट आ जाएगा 85 बाई 5 मतलब 17 एम्पियर, इतना करंट है। ये एवरेज करंट है, दिस इज एवरेज करंट। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? सर एवरेज करंट वाला पार्ट वापस बताओ ना। हाँ बेटे क्या बोल रहे हो? सर वो एवरेज करंट वाला पार्ट वापस। एवरेज करंट क्या होता है, जितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाय वो चार्ज फ्लो करने में जितना टाइम लगा।
तो चार्ज टी टाइम तक कितना फ्लो कर चुका है वो इस फॉर्मूले से दिया हुआ है हमको, है ना। नोट कर लिया बच्चों। यस सर। ओके, टी इक्वल टू 0 पे 1 कैसे आया, अब ये तो सवाल में दिया हुआ है अपने, तो हम भी क्या करें। नहीं, एक बच्चा पूछ रहा था टी इक्वल टू 0 पे 1 पे कैसे है, तो भाई ये क्या सवाल में दिया हुआ है। जैसे मान लो आपको कह दिया जाए कि करंट बराबर है 3 प्लस 4t, आई जो है वो एम्पियर में है, टी जो है वो सेकंड में। हमें पता करना है फाइंड द चार्ज दैट flows through the given cross section in 10 seconds। 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये हमें पता लगाना। सर वो 10 सेकंड है क्या बोल रहे हो बेटे, सर, वो लास्ट 230 कूलम आया क्या। 10 सेकंड था ना क्वेश्चन। 10 सेकंड, यस। तो करंट से चार्ज पता लगाने के लिए इंटीग्रेट किया जाता है। क्या करेंगे, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है,
0 से 10 सेकेंड्स इंटीग्रेट कर दें 3t प्लस 4/2 इंटू 3 10 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। टू 230 कूलम, ये ऐसा आ जाए। Done. अच्छा देखो, मान लो हमें ऐसा कहा जाए कि ये कोई एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में मान लो ये कैथोड है, ये एनोड है, और कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, ठीक है। और हमें दिया गया है कि 10 मिली एम्पियर करंट 10 मिली एम्पियर करंट। अच्छा, करंट किस डायरेक्ट, पॉजिटिव करंट किधर फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो 10 मिली एम्पियर करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, 10 milliampere current flows from anode to cathode. Find the number of electrons which strike anode per minute. एक मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन एनोड को टकराते हैं, ये हमें पता करना। Find the number of electrons which strike anode per minute. ये बात सबको समझ में आई ना बेटे? करंट अगर एनोड से कैथोड जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड से एनोड जा रहे हैं, या कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब करंट एनोड से कैथोड फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव करंट एनोड से कैथोड फ्लो हो रहा है।
कुछ आंसर आए तो हैं भाई, देखो कैसे करेंगे बच्चों। तो कितना चार्ज एनोड पे पहुंच रहा है वो निकालते हैं अपन पर सेकंड। तो 10 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, इनफैक्ट -10 इंटू 10 की पावर -3 कूलम चार्ज reaches anode per second। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड पर सेकंड, ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड पर सेकंड वो आ जाएगा माइनस टाइम्स 10 की पावर -2 इतना कूलम चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। तो ये आ जाएगा 1/1.6 इतना कूलम पर इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हो, इतना कूलम पर इलेक्ट्रॉन। तो आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। 1/1.6 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन। या इसको हम लिखेंगे 5/8 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। ये पर सेकंड आया है, यस ये पर सेकंड आया है। हमसे क्या पूछा है? पर मिनट। तो पर मिनट कैसे पता लगाएं? 5/8 को 60 से और मल्टीप्लाई कर, 5/8 को 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 3 जा 8, 2 4 जा 8, 15/4 इंटू 10 रेज टू द पावर 80, 15/4 इंटू 10 रेज टू द पावर 18, इतना आ जाएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? इतने इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट एनोड पर पहुंच रहे हैं। अब देखो, अगर मान लो आपके पास कोई फ्री स्पेस है तो उसमें क्या है, चार्ज किसी की वजह से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो सकता है, प्रोटॉन की वजह से भी हो सकता है, हीलियम प्लस प्लस की वजह से भी हो सकता है, हाइड्रोजन प्लस की वजह से, किसी की वजह से भी हो सकता है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें आप पढ़ते होंगे कि वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो चार्ज फ्लो होता है वो आयंस की वजह से फ्लो होता है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो करंट करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है ना। हम हम भी दोनों ही तरह के करंट पढ़ते हैं,
लेकिन हम अभी मेनली पहले पार्ट ऑफ इस चैप्टर में ज्यादातर इंटरेस्टेड किसमें है? इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। दे आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो करंट अपने को समझ में आ गया भाई, करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होता है ये होता है। तो एवरेज वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। एवरेज अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगा एवरेज करंट। डी क्यू बाई डी टी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, है ना? ये हमारे पास बात होती इसमें x का टर्म यूज करके भी कर सकते हैं। x का टर्म यूज करके कर सकते हैं का मतलब नहीं समझा मैं बेटे। x का टर्म यूज करने का मतलब क्या होता है? सर एक्चुअली आपने जो सम में किया है उसमें 30 आएगा ना, क्योंकि 2 से डिवाइड किया ना आपने, तो आपने जो 60 है तो वो रियल में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को। क्यों 30 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बेटे? सर हम लोग ने 60 लिया है ना उधर, हाँ तो सर हम लोग ने फिर 2 से डिवाइड किया ना, दोनों ऊपर और नीचे। तो उधर तो 4 और ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं बचेगा ना सर, 30 बचेगा ना। नहीं यार, सही तो किया है। हाँ हाँ हाँ, वैसे तो कर ही सकते हो। क्या बच्चों कोई गलती दिख रही है क्या इसमें? नहीं सर, आपने वो 0 को 18 में ले लिया ना, समझा। हाँ, वो 0 को मैंने 18 में लिख दिया ना बेटा, इस वाले 0 को। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके, देखो अब क्या है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, कंडक्टिंग वायर में करंट की, है ना? करंट इन अ कंडक्टिंग वायर। अब देखो बेटे क्या होता है, हमने ये पढ़ा था, कंडक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
conductors have a large number of free electrons. जो मेटेलिक बॉन्डिंग वगैरह होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग के समय क्या होता है, हर एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम से फ्री हो जाते हैं और पूरे लैटिस का पार्ट बन जाते हैं। जैसे मान लो एक मैं तुम्हें बात कहूं कि भाई डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 2600 kilogram per meter cube, assuming that each copper atom contributes one free electron to the lattice. Find number of free electrons per meter cube present in the copper wire. एक कॉपर वायर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे पर मीटर क्यूब, ये हमें पता करना है। तो पता कर सकते हो इसको। जो एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर है उसको आप मान सकते हो कितना, 63.5 ग्राम पर मोल। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर को क्या मान सकते हैं, (63.5 AMU). एक बच्चे ने कुछ आंसर दिया है, ठीक लग रहा है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब में पता लगाना है आप।
नहीं नहीं, ये जो दूसरा आंसर आया है वो सही नहीं आया है, बहुत कम आया है तुम्हारा। अभी भी कम है। हाँ, अभी जो सबसे रिसेंटली जिसने आंसर दिया है उसका सही है, अभी जस्ट जो आया है उसका थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, 1 मीटर क्यूब में कितना कॉपर का मास है? व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर इन 1 मीटर क्यूब? जल्दी बताओ। 2600 किलोग्राम, क्या इतना है कि नहीं? लुक एट द डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन। ये जो 2600 किलोग्राम है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। मास ऑफ कॉपर इन 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 2600 किलोग्राम, या 2.6 इंटू 10⁻⁶ ग्राम। अब इतने ग्राम में कितने मोल हैं कॉपर एटम्स के? मोल्स ऑफ कॉपर एटम इन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने मोल हैं कॉपर एटम्स? तो मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दें, तो 2.6 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 63.5, इतने मोल्स आ गए। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 1 मीटर क्यूब कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स आ जाएंगे। और हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इतने आ जाएंगे? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स is equal to number of copper atoms. So number of free electrons in 1 मीटर क्यूब is equal to number of copper atoms in 1 मीटर क्यूब, which is कितना? 2.6 into 6, 2.6 into 6 into
10 raised to the power 29 2.6 into 6 divided by 63.5. तो 2.6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 15.6 into 10 की पावर 29 डिवाइडेड बाय 63.5. तो ये ऑलमोस्ट 4 से कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.5 into 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये काफी रियल डेटा है ना? सर 2.33 या 2.4 के पास आए तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने तो बहुत अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करी है। समझ में आया बच्चों? अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे कॉपर वायर के हर पार्ट में बिखरे हुए हैं, है ना? हर पार्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स कर क्या रहे हैं? मान लो हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया बाहर से, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं बच्चों? क्या ये रुके हुए होते हैं, चल रहे होते हैं? ये बात तो तय है कि ये किसी कॉपर एटम से बाउंडेड तो नहीं है, चल सकने के लिए फ्री है। दीज मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब आर डेफिनेटली अवेलेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो चलना चालू कर देंगे, लेकिन अभी क्या कर रहा है मतलब, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर by virtue of their thermal energy are in a state of constant random motion. Yes, are in a state of constant random motion. ये बैठे हुए नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पगलाए पड़े रहते हैं, है ना? मतलब इधर भाग रहा है कोई, साइमल्टेनियसली अगर देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक आगे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, बिल्कुल पगलाए पड़े रहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से इनके पास एनर्जी होती है ना? आप फॉर्मूला एनर्जी का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का गैस वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। 3/2 kT टाइप का फॉर्मूला आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो।
करंट अप्लाई होने का मतलब क्या है? देखो, करंट अप्लाई नहीं होता है। देखो, करंट तो होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अभी भी चल रहे हैं, अच्छी खासी वेलोसिटी होती है इनके पास, ये जो इनकी स्पीड होती है ना, note that at room temperature average speed due to random motion is of the order of 10 raised to the power 4 meter per second. At room temperature average speed is of the order of 10 raised to the power 4 meter per second, है ना? अच्छी खासी एवरेज स्पीड होती है ना? अच्छा, अगर इनके पास एवरेज स्पीड है, ठीक है, चल तो रही है, बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो अगर मान लो मैं कोई इस सिलेंडर, इस वायर का कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर कंसिडर करूं, if I consider some cross section of this wire, तो उस क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट फ्लो हो रहा, जैसे ये लाल कलर का क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? क्या ये करंट कैलकुलेट कर सकते हैं अपन? ये करंट जीरो होता है। बट करंट इज जीरो। जीरो कैसे? देखो क्या होगा, मान लो आपने किसी dt टाइम के लिए इंतजार किया, तो उस dt टाइम में क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को लेफ्ट से राइट क्रॉस करके जाएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट भी आ जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट क्रॉस करके जाएंगे, उतने ही राइट से लेफ्ट भी आ जाएंगे। तो क्या होगा बेटे, ये जीरो समझ में आया भाई? रैंडम मोशन का मतलब यही, परफेक्ट रैंडम मोशन का मतलब क्या है, जितने लेफ्ट में जा रहे हैं उतने राइट भी जा रहे हैं, जितने ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे भी जा रहे हैं, जितने नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं उतने साउथ वेस्ट में भी जा रहे हैं। सर इसे देखा जाए तो हम कमेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि मतलब रैंडम मोशन है तो कुछ भी हो सकता है। रैंडम, परफेक्ट रैंडम का मतलब तो यही होता है, क्या होता है कि नेट फ्लो चार्ज का नहीं हो रहा कुछ, ओके। ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो ये बात सबको समझ में आती है, वही तो रैंडम हुआ। अगर नेट फ्लो चार्ज का मान लो किसी एक तरफ हो जाता, जैसे मान लो तुम कह रहे हो कि सर नहीं कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले गए, या तो राइट में चले गए या तो लेफ्ट में चले गए। जैसे मान लो राइट में चले गए, तो वो रैंडम नहीं हुआ, क्योंकि
राइट में चलेगा ना, तो राइट डायरेक्शन की तरफ बायसनेस ज्यादा हो गई उनकी, तो दैट इज नॉट रैंडम। रैंडम है मतलब जितने लेफ्ट में जा रहे हैं उतने ही राइट में जा रहे हैं, दैट इज रैंडम, है ना। बिकॉज भाई दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो किसी एक डायरेक्शन में चले जाए तो फिर उस डायरेक्शन की तरफ बायसनेस हो गई, तो वो रैंडम नहीं कहलाएगा। रैंडम है, परफेक्टली रैंडम है, तो वो बिल्कुल अनबायस्ड मोशन होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब तो फिर नेट चार्ज, चार्ज क्रॉस तो कर रहा है, ये जो मैंने रेड क्रॉस सेक्शन बताया इसको चार्ज क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन नेट कोई क्रॉस नहीं कर रहा। जितने लेफ्ट से राइट गए उतने ही राइट से लेफ्ट गया। तो ध्यान देना बच्चों के रूम टेम्परेचर पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, रूम टेम्परेचर पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में क्या होता है, at room temperature in absence of external electric field, current is zero. At room temperature in absence of external electric field, current is zero. Speed of charged particle is not zero. चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड तो जीरो नहीं है, लेकिन करंट जीरो। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। Electrons are moving but current is zero. At room temperature electrons are moving but current is zero. उनकी एवरेज स्पीड नॉन जीरो है, एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो, बट एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अगर एक इलेक्ट्रॉन का पाथ आप देखोगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन का पाथ देखोगे तो क्या होगा, वो ऐसे चलेगा, फिर थोड़ी देर के लिए फ्रीली चलेगा, फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी टक्कर हो जाएगी या किसी एटम के साथ टक्कर हो जाएगी, फिर वो ऐसे जाने लग जाए, फिर किसी के साथ टक्कर हो जाएगी, फिर वो ऐसे जाने लग जाए, फिर किसी के साथ टक्कर हो जाएगी, वो ऐसे जाने लग जाए, फिर किसी के साथ टक्कर हो गई, वो ऐसे जाने लग गया, फिर ऐसे जाने लग गया, फिर ऐसे जाने लग गया, फिर ऐसे, वो घूम फिर के बार बार सेम ही जगह पे आता रहेगा। समझ रहे हो? तो उसका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं अपन, जीरो ही कहते हैं। एवरेज स्पीड जीरो नहीं, डिस्टेंस तो चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो। अब जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो क्या होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप किसी एक डायरेक्शन में ही अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप किसी एक डायरेक्शन में ही अप्लाई करोगे, तो जिस भी डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती। मान लो इधर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो नाउ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स in the direction opposite to the direction of this electric field applied. ठीक है, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि रैंडम मोशन एकदम से गायब हो जाएगा, रैंडम मोशन गायब नहीं होगा। नाउ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be
a superposition of random motion due to thermal energy and motion due to intensity of electric. तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पता है अब कैसा होगा बच्चों? अब वो अभी भी टक्कर तो खाएगा वो, ऐसा नहीं है कि टकरा टकरा करके नहीं चल रहा है, टकरा टकरा करके तो चलेगा, लेकिन तब भी क्या होगा, लॉन्ग टाइम में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहां से चलना चालू किया था तो यो घूम घाम करके धीरे 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 वो आगे बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? एक लंबे समय में अगर अपन देखें तो उसका कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ये उसका डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोल सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स विल acquire average velocity opposite to the direction of E vector। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, बाकी अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय सर।